नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब देता हूं। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों, सहपाठियों, सहकर्मियों सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल श्रेयस का है। वो पूछते हैं, हाउ इज सेटिंग अप ए सर्विस बेस्ड स्टार्टअप डिफरेंट देन सेटिंग ए प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप। यानी कि एक सर्विस बेस्ड स्टार्टअप को सेटअप करने में और एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप को सेटअप करने में क्या डिफरेंस है। श्रेयस, इंडिया में टेक्निकली इन दोनों को सेटअप करने में कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप सर्विस बेस्ड स्टार्टअप सेटअप करो, चाहे आप प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप सेटअप करो, आपको बेसिकली उसको एज ए कंपनी या एज ए बिलिंग एंटिटी, बेसिकली एज ए कंपनी उसको सेटअप करना पड़ता है। सो एज ए कंपनी स्टार्टअप, किसी भी कंपनी को सेटअप करने के दो चार ही ऑप्शन होते हैं। प्राइमरली 1 पर्सन कंपनी होता है, दूसरा होता है आपका एमएसएमई, शायद अभी एक नया आया है एमएसएमई करके। मेन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी जो है दोनों, ये दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स को मिला करके ये कंपनी रजिस्टर की जाती है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको कोई सीए ही बता सकता है, मेरे को बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं पता है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी दोनों के जो है सेटअप के जो गाइडलाइंस होते हैं वो सेम ही होते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। मेन जो फ़र्क होता है वो ऑफ कोर्स आपके काम करने के तरीके में होता है और आपके सर्विसेज में होता है, किस तरह के सर्विसेज देते हैं। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी हुई तो वो बेसिकली अपना प्रोडक्ट बनाती है, एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज का प्रोडक्ट हो गया या किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो गया, एक प्रोडक्ट बना करके उस प्रोडक्ट को सेल करती है या उस प्रोडक्ट की प्रोडक्टाइज सर्विसेज को सेल करती है। मतलब वो किस तरह का सर्विस है या किस तरह की कंपनी है उस तरह काम करती है। जबकि एक सर्विस बेस्ड जो कंपनी होती है वो अपने क्लाइंट्स से बेसिकली पैसे लेती है और उन क्लाइंट्स को काम करके देती है, जिस भी तरह का काम हो, चाहे वो आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो या आईटी सर्विसेज हो या कॉल सेंटर सर्विसेज हो, किसी भी तरह की सर्विसेज वो देती है। लेकिन टैक्स की बुक्स के हिसाब से या टैक्स की बुक्स में अगर हम बताएं या मतलब बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, ऑन पेपर दोनों की दोनों जो है वो कंपनीज ही होती हैं और उनका जो रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म या जो आपके टैक्सेशन बेनिफिट्स वगैरह जो होते हैं वो सारे सेम ही होते हैं। दोनों में ऑन पेपर दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। आपके ये होता है बेसिकली कि आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं कुछ कंपनी से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम है, पहले उसका नाम था बिजस्पार्क, अब उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स। उसमें क्या होता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट के सारे लाइसेंसेस जो हैं वो 2 या 3 साल के लिए आपको फ्री मिलते हैं, सारे सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लाइसेंसेस, प्लस आपको शायद महीने के $250 के एज्यूर के क्रेडिट्स आपको फ्री मिलते हैं। इस तरह का सारा कुछ होता है। लेकिन ये सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट स्टार्टअप में मिलते हैं, सर्विसेज स्टार्टअप में नहीं मिलते हैं। मतलब आपको प्रॉपर अपने प्रोडक्ट का कि ये प्रोडक्ट करता क्या है, उसकी प्रॉपर वेबसाइट वगैरह सब कुछ वहाँ पर रजिस्टर करते वक्त आपको ये सारी डिटेल्स देनी होती हैं, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है और उसके बाद आपको जो है ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको पूरे जो लाइसेंसेस वगैरह या जो भी बेनिफिट्स आपको चाहिए वो सारे बेनिफिट्स उसके बाद मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते। लेकिन सर्विसेज कंपनी के लिए अगर आप सर्विसेज स्टार्टअप बनाते हो तो इस तरह का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता है अनलेस एंड अनटिल कोई गवर्नमेंट का बेनिफिट ना हो। और गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है, जैसे स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट है, वो हर तरह की कंपनी को मिलता है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप हो चाहे वो सर्विस बेस्ड स्टार्टअप हो। उसके लिए उसका अपना क्राइटेरिया है, उसके बारे में भी ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन लीगली अगर मैं बोलूं तो लीगली दोनों कंपनी को सेटअप करने के लिए आपके पास 2 ही 4 ऑप्शन होते हैं। या तो आप उसे एज ए कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं, या एलएलसी या एलएलपी के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर उसको एमएसएमई या दूसरे टाइप के, जो जैसा मैंने कहा कि जो कि आपको डिटेल में एक सीए ही बता सकता है, उस तरह से आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अगला सवाल शुभम का है। वो पूछते हैं, Why do Indian IT companies ask for the previous 3 months salary slip before releasing the offer?
यानी कि इंडियन आईटी कंपनीज ऑफर रिलीज करने से पहले पिछली कंपनी के पिछले 3 सैलरी स्लिप्स का डिमांड क्यों करती हैं? शुभम, ऐसा डिमांड करने के पीछे ज्यादातर कंपनीज के 2 मुख्य रीजन होते हैं। पहला रीजन तो ये चेक करना कि क्या आप वाकई में उस कंपनी में आज काम भी कर रहे हैं कि नहीं, जो कंपनी आपने लास्ट अपने रिज्यूम में मेंशन किया है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो जॉब छोड़ देते हैं या उनको किसी जॉब से फायर कर दिया गया होता है, लेकिन फिर भी वो लास्ट कंपनी को ही अपनी करंट कंपनी के तौर पे बताते हैं। तो ये चीज़ चेक करने के लिए कंपनीज बोलती हैं कि आप भैया अपना सबसे रीसेंट वाले 3 सैलरी स्लिप जो है वो हमें प्रोवाइड करो। दूसरा मेन रीजन होता है ये आइडेंटिफाई करना कि आपकी करंट इन हैंड सैलरी क्या है, ताकि उसके बेसिस पर वो आपको जो है ऑफर में नई सैलरी या हाइक्ड सैलरी जो है वो दे सके। मतलब वो ये कैलकुलेट कर सके कि उनको कितने % हाइक आपको देना है। क्योंकि ज़्यादातर जो हाइक है, मैंने कई बार बताया भी है, अपने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि ज़्यादातर कंपनीज हाइक जो है आपके करंट सैलरी के बेसिस पर डिटेक्ट करती हैं या डिफाइन करती हैं कि हाँ भाई हमें कितना हाइक इस बंदे को देना है। तो मेरे ख्याल से ये 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से कंपनी जो है आपसे अपनी पिछली कंपनी के पिछले 3 लेटेस्ट जो सैलरी स्लिप्स हैं वो डिमांड करती हैं। अगला सवाल हिमांशु कंसल का है। वो पूछते हैं, हाउ कैन ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस स्टार्ट देयर ऑन स्टार्टअप? यानी कि एक 5 साल के एक्सपीरियंस वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकता है? हिमांशु, चाहे आप 5 साल के एक्सपीरियंस वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आप फ्रेशर हो या आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड एजेड सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या किसी भी तरह के जॉब में हो, आपका स्टार्टअप स्टार्ट करने का जो तरीका है या जो ऑप्शंस हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या है। यानी कि आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके पास कितना फाइनेंशियल बैकअप है, आप कितने देर तक जो है अपना खर्चा उठा सकते हैं या नहीं, इस बात पे डिपेंड करते हैं। और प्लस इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि आप कितने पैशनेट हैं उस स्टार्टअप को लेकर के। जस्ट आपने शौकिया में शार्क टैंक देख करके तो नहीं जोश में आकर के अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, या आप वाकई में पैशनेट हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर के जिसको कि सॉल्व करने के लिए आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। तो यदि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि आप 5 साल के एक्सपीरियंस वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सो यदि आप जॉब कर रहे हैं और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है या आपके पास फंडिंग अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है अपना स्टार्टअप छोटे से शुरू कर सकते हैं एज ए साइड हसल। सो साइड हसल के तौर पर अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि 1 महीने, 6 महीने, साल भर का अपना टारगेट रखिए कि मैं जो है अपना MVP यानी मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट जो है वो इतने देर में बनाऊंगा, उस प्रोडक्ट के ये फीचर्स होंगे, सारी चीज़ें आप नोट डाउन कीजिए कि लिस्ट बनाइए एक कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट के या इस सॉफ्टवेयर के ये सारे फीचर्स होंगे। उसके बाद आप 6 महीने में या 4 महीने में जितने भी टाइम आप डिसाइड करते हैं, जो भी आपको लगता है कि आप अपने जॉब के अलावा कितना पर आवर कितना टाइम निकाल सकते हैं और कितनी देर में आप MVP बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप MVP बनाने पे फोकस कीजिए और वो MVP बना करके उसको प्रोडक्ट हंट या ऐसी ही किसी वेबसाइट जहां पर कि आप नए प्रोडक्ट जो हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो हैं लॉन्च कर सकते हैं, वैसी किसी जगह पर लॉन्च कीजिए और आप देखिए कि कस्टमर्स का क्या रिएक्शन है, कितने कस्टमर आ रहे हैं, और अपने जॉब के साथ साथ उस प्रोडक्ट को या उस स्टार्टअप को या उस सर्विस को या उस कंपनी को साथ साथ जो है सपोर्ट कीजिए। एज ए साइड हसल के तौर पर वो काम करिए और जब तक कि वो फुल फ्लेज अच्छा कमाने ना लग जाए या आपका मंथली रिकरिंग रेवेन्यू जो है वो आपको इतना ना आने लग जाए जब तक कि आप अच्छे अपने खर्चे निकाल सकें, तब तक आप जॉब के साथ साथ वो साइड हसल जो है वो शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि यदि आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है, आपके पास पैसे हैं, तो आपके पास जितने दिन का फाइनेंशियल बैकअप है उससे 1 या 2 महीने कम का आप टारगेट लेकर के, मान लीजिए कि आपके पास जो पैसे हैं, आपने पिछले 5 साल से जॉब किया है या आपके पास घर वालों ने आपको बोला है कि हाँ भाई हम आपको 30 लाख 50 लाख या हम आपको 2 साल तक जो है या 1 साल तक हम आपको पैसे जो हैं, खर्चे जो हैं वो हम आपके उठा सकते हैं, आपको पैसे दे सकते हैं खर्चे के लिए।
जाइए। अगर आप फ्रेशर हैं तो घर वाले अगर आपको बोलते हैं कि हाँ भाई आप अगले 2 साल तक कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर लो, हम आपको आपके खर्चे चला सकते हैं, आपको पैसे देंगे, तो उस केस में आप अपना उस टाइम से 2-4 महीने कम का, मान लीजिए अगर आपके पास 2 साल का फंडिंग है या 2 साल के पैसे हैं आपके पास, तो आप 1.5 साल का अपना बजट टाइमलाइन लेकर के या उससे भी कम में जितनी जल्दी हो सके आप अपना MVP बनाने का प्लान कीजिए, फुल फ्लेज उसी पे लग जाइए, MVP बनाइए। MVP को फिर से जैसा मैंने कहा पिछले पॉइंट में भी कि प्रोडक्ट हंट या किसी और ऐसी वेबसाइट पे लॉन्च कीजिए, कस्टमर्स पहले लाइए और कोशिश ये कीजिए कि अर्निंग कस्टमर जो हैं डे 1 से ये सोच करके रखिए कि आप पैसे उस प्रोडक्ट से या उस सर्विस से आप कैसे पैसे अर्न करेंगे। बिकॉज स्टार्टअप अर्न करने के पीछे ऑफ कोर्स जो 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ऑफ कोर्स एक तो मोटिवेशन ये होता है कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और दूसरा मोटिवेशन ऑफ कोर्स ये होता है कि आपको पैसे कमाने हैं, क्योंकि बिना पैसे के भैया आजकल कुछ नहीं होता। तो आप जो अगर आपके पास फंडिंग अवेलेबल है तो आप अपने उस टाइमलाइन के बीच में फुल फ्लेश तौर पर MVP निकाल करके और जो है उससे पैसे कमाने का सोचिए। तो मेरे ख्याल से यही 2 तरीके हैं जिनसे कि आप जो है आप चाहे आप एक्सपीरियंस हैं या आप फ्रेशर हैं, आप जो है अपनी कंपनी या अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अब मेरा एक आपको सजेशन ये रहेगा कि जो मैंने पहले भी अपने दोनों पॉइंट्स में बताया कि आप कभी भी फुल फ्लेज प्रोडक्ट बनाने पे मत जाइए। आप सबसे पहले एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी कि एक छोटा सैम्पल एप्लीकेशन, चाहे आप एक वेब पेज ही बना दीजिए, चाहे आप फोरम पेज ही बना दीजिए, जहाँ पर कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछिए कि मैं अगर इस तरह का एप्लीकेशन बनाऊँ तो कितने देर में आप कितने पैसे देंगे उसके, इस तरह की कोई फोरम या अपना कुछ सर्वे वगैरह कर सकते हैं। सो आप एक छोटा सा सबसे पहले MVP निकालिए, जिससे कि आप ये देखिए कि हाँ भाई उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की कितनी डिमांड है मार्केट में, उसके बाद उसके ऊपर फुल फ्लेज पूरे तौर पर जाइए। वैसे अगर आप एक इंडी हैकर या इंडिविजुअल प्रोग्रामर या सोलो जिसे कहते हैं सोलोप्रेन्योर जिसे कहते हैं कि 1 पर्सन कंपनी जैसे हो गया, कि अगर आप इस तरह के सर्विसेज या इस तरह का प्रोडक्ट बनाने में या इस तरह का स्टार्टअप शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप इंडी हैकर वेबसाइट पर जाइए। बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है indiehackers.com। सो उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर आपको एक कम्युनिटी मिलेगी ऐसे ही लोगों की जो कि साइड हसल करते हैं, और जो बेसिकली साइड हसल यानी कि वो अपने जॉब के साथ साथ इस तरह का कोई साइड बिजनेस बनाते हैं, कोई भी सर्विसेज का बिजनेस या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का बिजनेस बनाते हैं और उसके ऊपर अपना काम करते हैं, ताकि साइड बाई साइड कुछ कमाई भी हो सके। और प्रॉब्ली जब वो पूरी तरह से सेटल हो जाते हैं या उससे अच्छा कमाने लगते हैं, तब वो उस अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और इसके ऊपर पूरा फोकस करते हैं। तो इस तरह के लोगों का जो वेबसाइट जो है बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है इंडी हैकर। वहाँ पर आपको एक कम्युनिटी मिलेगी, वहाँ पर लोग आपको गाइडेंस देने के लिए भी अवेलेबल हैं, या आप डिस्कस कर सकते हैं अपने आइडियाज़ या उनके आइडियाज़ समझ सकते हैं, और आप नए नए आइडियाज़ ले करके किसी भी तरह का स्टार्टअप बना सकते हैं। अगला सवाल हमारे सब्सक्राइबर स्पेक्टिकल्स का है। वैसे ये नाम ही थोड़ा अजीब है, बट एनीवेज स्पेक्टिकल्स पूछते हैं कि व्हेनेवर आई टेल पीपल दैट आई एम डूइंग और लर्निंग .NET, दे वेयर यूज्ड टू टेल मी दैट .NET इज आउटडेटेड एंड सजेस्ट मी टू डू पाइथन और Node.js। What should I do? यानी कि वो जब भी लोगों को ये बताते हैं कि वो .NET सीख रहे हैं या .NET पे काम कर रहे हैं, तो लोग उनको बोलते हैं कि भैया तुम पाइथन सीखो या Node.js सीखो, क्योंकि .NET जो है वो बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। तो उनको क्या करना चाहिए या क्या कहना चाहिए? देखो भाई स्पेक्टिकल, इसका मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल जवाब दूंगा और थोड़ा इसमें रैंट भी इन्वॉल्व होगा। मतलब मैं थोड़ा अपना गुस्सा भी दिखाऊंगा ऐसे लोगों के खिलाफ, या आपके खिलाफ भी हो सकता है कि आपको भी ये चीज़ बुरी लगे। लेकिन आप सबसे पहले ये डिसाइड करो भैया कि आप .NET सीख किस लिए रहे हो। फाइंड योर वाई, एक बुक भी है इसके ऊपर, फाइंड योर वाई करके शायद टाइटल बुक भी है। सो आप सबसे पहले ये डिसाइड करो या ये डिफाइन करने की कोशिश करो कि आप .NET सीख क्यों रहे हो। क्या आप .NET इसलिए सीख रहे हो क्योंकि .NET एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको .NET में काम करने में मज़ा आता है, या आप इसलिए .NET सीख रहे हो क्योंकि ऑफ कोर्स आपको .NET में काम करने में मज़ा आता है, प्लस आप ये भी देख रहे हो कि इसमें लॉन्ग टर्म करियर है, या आप .NET इसलिए सीख रहे हो ताकि ये लोग जो .NET को आउटडेटेड कह रहे हैं उनके सामने चौड़े होकर के बोल सको कि नहीं नहीं मैं .NET में काम कर रहा हूँ। मतलब शो ऑफ करने के लिए तो आप .NET नहीं सीख रहे। सो बेसिकली पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आप .NET सीख किस लिए रहे हैं।
दूसरी चीज ये देखिए कि ये आपको सलाह देने वाले लोग हैं कौन। क्या ये वो लोग हैं जो आप ही के लेवल पर हैं या आप ही के जैसे हैं और वो आपको सलाह दे रहे हैं कि भाई नहीं नहीं तू डॉटनेट मत सीख यार, तू नोड.जेएस सीख या पाइथन सीख। बिकॉज इंडिया में सलाह देने वालों की कमी नहीं है। इंडिया का वर्ल्ड में, मतलब नहीं वर्ल्ड में तो मैं ये नहीं कहूँगा, मेरे को किसी फॉरेनर ने आकर के ये नहीं बोला कि भाई तू डॉटनेट छोड़ करके पाइथन सीखना शुरू कर दे, लेकिन इंडिया में आपको सलाह देने वाले 50 लोग मिल जाएंगे। आप जनरल मैं बताता हूं कि मैं कम्युनिटी में जब सेशन देता था, पहले Xamarin के ऊपर सेशन देता था, तो मेरे को लोग आकर के बोलते थे यार Xamarin में काम नहीं है, Xamarin छोड़ करके तुम ये दूसरा कुछ करना शुरू कर दो। या मैं जब ब्लेजर के सेशन देता था या किसी को मैं ये बोलता था कि यार मैं ब्लेजर सीख रहा हूँ या ब्लेजर पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को बोलते अरे ब्लेजर नहीं चलने वाला, ब्लेजर 2 साल से प्रीव्यू में है, ब्लेजर का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही है। तो ऐसे बोलने वाले लोग, आपको सलाह देने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे इंडिया में। हर कोई किसी ना किसी को सलाह देता है। हेल मैंने तो पूरा एक यूट्यूब चैनल बना दिया है कि मैं लोगों को सलाह दे रहा हूँ। लेकिन आप किसी के भी सलाह को मानने से पहले ये देखो कि वो सलाह देने वाला है कौन, उसकी खुद की क्या आइडेंटिटी है। क्या वो एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, क्या वो एक वेल सेटल्ड पर्सन है जो कि उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में या करियर में सेटल्ड है। और अगर वो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या करियर में सेटल्ड है तो भी वो सलाह जो देगा वो मोस्ट ऑफ द केसेस में बंदे जो सलाह देते हैं वो अपने पसंद की चीज़ देते हैं, वो सलाह देते हैं जो कि उनको पसंद हो। मैं लोगों को डॉटनेट की सलाह इसलिए देता हूं क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे डॉटनेट के ज़्यादा डेवलपर चाहिए। मैं अपनी कम्युनिटी बढ़ाना चाहता हूं, अपनी खीर सबको अच्छी लगती है, क्योंकि मैं ये एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स आपको नहीं देने वाला कि डॉटनेट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बना चुका हूं। दूसरी चीज ये कि अगर आपको पैसे कमाने का ही इतना ही चस्का है तो पहली चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप एज ए फ्रेशर या एज ए 2 साल के एक्सपीरियंस के डेवलपर के तौर पर जाएंगे तो नोड.जेएस, पाइथन और डॉटनेट तीनों में से डॉटनेट वाले को ही, 2 साल नहीं बोल रहा हूं, 3 या 4 साल की बात करें तो तीनों में से डॉटनेट वाले को ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं। रही बात आउटडेटेड होने की, तो भैया 20 साल से डॉटनेट इंडस्ट्री में है, वो स्टेबल है, आउटडेटेड नहीं है। विंडोज भी इतने सालों से है तो आप विंडोज को भी आउटडेटेड बोल दोगे? डॉटनेट के भी नए वर्जन आ रहे हैं, जैसे विंडोज के नए नए वर्जन आते हैं। अभी विंडोज 11 चल रहा है, विंडोज 10 आपका इतना ज़्यादा पॉपुलर है। उसी तरह से डॉटनेट फ्रेमवर्क इतना ज़्यादा पॉपुलर है। ऑलमोस्ट जो बिलियन ट्रिलियन के सॉफ्टवेयर जो हैं, कॉस्ट के सॉफ्टवेयर जो हैं, वो डॉटनेट में बने हुए हैं। तो किसी के लिए भी बोलना जो है ना, बिना सब्सटेंशियल डेटा के ये बोलना बहुत ही ईजी होता है कि यार ये तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, ये तो स्लो टेक्नोलॉजी है, ये तो वेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो भी आपको ये चीज़ बोले उसको बोलो कि पहले कि भैया मुझे डेटा दिखाओ, शो मी द डेटा। खाली एक स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे या किसी पर्टिकुलर जॉब साइट के सर्वे से मैटर नहीं करता। मैटर ये चीज करती है कि कितनी चीजें उसके ऊपर बनी हुई हैं, एक टेक्नोलॉजी के ऊपर कितनी चीजें बनी हुई हैं। आप बिल्ड विद डॉटनेट पर जाओ, आपको डॉटनेट में बने हुए कितने सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। बिल्ड विद ब्लेजर करके भी एक वेबसाइट है, वहां पर भी आपको पता चल जाएगा कि कितने सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं। सो मैं तो आपको यही कहूंगा कि भैया पहले तो अपना वाई आइडेंटिफाई करो कि आप क्यों डॉटनेट सीख रहे हो। उसके बाद इस चीज से मैटर नहीं करता कि लोग आपको क्या बोलते हैं, दूसरा आपको क्या बोलता है, आप किस लिए कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगला सवाल फाल्गुनी का है। वो पूछती हैं, इज इट बेटर टू फोकस ऑन ए पर्टिकुलर कोडिंग लैंग्वेज, क्रिएट ए पोर्टफोलियो एंड देन गेट ए जॉब ऑन द बेसिस ऑफ इट, और टू परस्यू ए मास्टर्स? यानी कि क्या आपको पहले एक कोडिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए, उसके ऊपर पोर्टफोलियो बिल्ड करके जॉब ढूंढना चाहिए, या आपको मास्टर्स करना चाहिए, यानी कि मास्टर्स डिग्री? फाल्गुनी, मेनली ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने बैचलर्स डिग्री कौन सी की है और आपके पास बैचलर्स डिग्री कौन सी की है, कहाँ से की है, यानी कि किस कॉलेज या किस इंस्टीट्यूट से की है, क्या आपके पास ऑलरेडी जॉब है, और आपके पास कितने पैसे हैं कि आप वाकई में मास्टर्स कर भी सकते हैं या नहीं। मतलब आपके पास या आपकी फैमिली के पास बजट है आपको मास्टर्स करवाने का या नहीं। क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो जो है वो तो आपको हर केसेस में बनाना पड़ेगा। अब फ्यूचर ऐसा आ रहा है, अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना ही पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं बनाएंगे तो जब आप किसी कंपनी में जाएंगे वो आपको ट्रेन करके और एक किसी न किसी पोर्टफोलियो में डाल देगा, चाहे वो टेस्टिंग में डाले, चाहे वो डेवलपमेंट में डाले, चाहे वो बिजनेस एनालिसिस में डाले, किसी भी चीज़ में, किसी भी डोमेन में या किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी साइड में आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए, मतलब एक तरह से आपकी
आपको किसी ना किसी पोर्टफोलियो में कंपनी आपको डाल ही देगी अगर आप डायरेक्टली कैंपस से हायर होते हैं तो। सो मास्टर्स करना या ना करना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से अपना जो है बैचलर्स किया हुआ है और आपके पास जॉब है या नहीं है, या आपके पास पैसे हैं या नहीं है मास्टर्स करने के। अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है किसी भी अच्छे कॉलेज से, जैसे IIT हो गया, NET हो गया, इन सब जगहों से अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में कैंपस हायरिंग हो जाएगी आपकी और आप कंपनी में चले जाएंगे, तो आपको मास्टर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक्सपीरियंस गेन करके बाद में अपने आप को ग्रो करने के लिए मास्टर्स कर सकती हैं। यदि आपने किसी छोटे कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, छोटा कॉलेज मतलब कि जैसे ये लोकल कॉलेजेस होते हैं, कई सिटीज़ के नॉर्मल छोटे मोटे कॉलेजेस होते हैं, या आपने BCA किया हुआ है या BSc कंप्यूटर साइंस या BSc IT किया हुआ है और आपकी कैंपस हायरिंग नहीं हो रही है, साथ ही आपके पास पैसे हैं, आपके घर वालों के पास पैसे हैं जो कि आपको मास्टर्स के लिए फंडिंग दे सकते हैं या आपको मास्टर्स में एडमिशन दिला सकते हैं किसी अच्छे कॉलेज में, तो उस केस में आपको ऑफकोर्स मास्टर करना चाहिए, क्योंकि आप बेटर ऑप्शन यही रहता है कि उस केस में आपको अच्छे से पैकेज या जो आपका अच्छा पैकेज या अच्छी सैलरी लग जाएगी अगर आप कहीं अच्छे किसी कॉलेज से मास्टर करेंगे तो। सेम सिनेरियो में यदि आपने किसी नॉर्मल से कॉलेज से इंजीनियरिंग की है या BCA किया है या BSc किया है और आपकी जॉब नहीं लग रही है, लेकिन आपके पास पैसे भी नहीं है, आपके फैमिली के पास पैसे नहीं हैं कि वो आपको मास्टर्स करा सके, तो उस केस में आप जो है ऑफ कोर्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, इनफैक्ट ये चीज़ आपको पहले से पता होगी, आप अगर सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं तो आपको सेकेंड थर्ड ईयर में ही अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपने फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन हर किसी को पहले से पता होती है, तो वो आप जो है सेकेंड ईयर से ही आप ये काम करना शुरू कर दीजिए, अपना पोर्टफोलियो बनाना, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके उस लैंग्वेज में काम करना, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना और अपना पोर्टफोलियो बनाना जो है पहले से ही शुरू कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ऑफ कोर्स आपके कॉलेज से आपकी कैंपस हायरिंग तो होने वाली नहीं है, तो आप एज ए इंटर्न कहीं और जा सकते हैं या ऑफ कैंपस हायरिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपने स्पेशलाइज कर लिया, या अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है तो आप फ्रीलांसिंग करके भी कमाई कर सकते हैं और वो फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस भी आप अपना शोकेस कर सकते हैं कि मैं कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मैंने इस तरह के इस टेक्नोलॉजी में ये एक्सपीरियंस गेन किया है और मैं इस एक्सपीरियंस पे आगे बढ़ना चाहता हूँ और आगे इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो वो आपको जॉब गेन करने में और आसानी रहेगी। तो मास्टर्स करना या ना करना प्राइमरली आपके अपने फाइनेंशियल कंडीशंस पे डिपेंड करता है और आपने कौन सी बैचलर्स डिग्री की है, कहाँ से की है, उस पर डिपेंड करता है, रादर देन इस बात पे कि आपको कोडिंग सीख करके पोर्टफोलियो बनाना है या नहीं बनाना है। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल को अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को YouTube के कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया का हैंडल जो है वो मेरे चैनल का नाम ही है, दैट इज टेकी राठौर। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।